आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अगस्त के पहले सप्ताह में कर्ज के पुनर्गठन पर सुझाव के लिए एक समिति बनाई थी। इसकी अध्यक्षता केवी कामत कर रहे थे। कोरोना के कारण बहुत से उद्योग धंधे बैंकों से लिए गए कर्ज को चुकाने की हालत में हैं नहीं। रीजन बहुत साफ है, लोग अपने फ्यूचर और इनकम को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, इसलिए वो खर्च नहीं कर रहे या फिर खर्च करने की हालत में नहीं है। जब लोग खर्च नहीं कर रहे इसका मतलब डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो फैक्ट्रियों के पहिए पहले जैसे घूम नहीं रहे हैं। पहले लोन पर मॉनिटोरियम दिया गया जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन बाजार के हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। एक लाइन में कहें तो सारा बोझ घूम फिरकर एक बार फिर से बैंकों पर आ गया है। तो क्या इस एक्स्ट्रा बर्डन को हमारी बैंकिंग व्यवस्था झेलने की स्थिति में है? कामत कमेटी की सिफारिशों का क्या असर होगा बैंकों पर? आम लोगों के कर्ज का क्या होगा जो किसी ने बाइक, कार या फिर घर के लिए ले रखा है और अभी वो उसकी किस्त चुका पाने की स्थिति में नहीं है? इस पॉडकास्ट में बात करेंगे बैंक, उसकी हालत, बैंकों के कर्ज और कामत कमेटी की सिफारिशों पर। हेलो, मैं हूं ऋतुराज और मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। तो मैं अपना पहला सवाल जो है ना सर, वो आम लोगों से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ। ये जो कामत कमेटी वाली रिपोर्ट है जिसमें लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, पहले ये बताएं कि ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग है क्या, और इस समिति की सिफारिश में ये आम लोगों वाला जो कर्ज है, कार, होम या पर्सनल लोन वाला, वो शामिल है क्या? लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है ऋतुराज की जब कोई कर्ज लेने वाला व्यक्ति अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो एक निर्धारित समय के लिए अपने भुगतान को टाल देता है, और ये समझौता उसके और कर्ज देने वाले बैंक के बीच में होता है कि वो उसमें कितने ब्याज को रोकेगा, कितने समय के लिए उसे छूट देगा और उसके ऊपर क्या पेनल इंटरेस्ट लगाएगा, जिससे कि तत्काल उसे कर्ज देने की नौबत ना आए। लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया इससे पहले भी होती रही थी, पर जब एनपीए के नियम बदले थे तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग बंद कर दी गई थी। जो कामत पैनल की रिपोर्ट है वो मॉरिटोरियम के बाद आ रही है, और इसका फर्क हमें समझना जरूरी है कि मॉरिटोरियम जब दिया था बैंकों ने अपने कर्ज लेने वालों को, चाहे वो पर्सनल लोन जैसे लोग हों, आप जैसे हमारे जैसे मध्य वर्ग के लोग हों, या बड़े उद्योग हों, या एमएसएमईज हों, या बाकी इंडस्ट्रीज हों, उनको ब्लैंकेट 6 महीने का मॉरिटोरियम दिया था कि 6 महीने तक वो अपने कर्ज की किस्त ना चुकाएं, और इसके बाद उन्हें 6 महीने बाद उन्हें अपने कर्ज की किस्तें चुकानी होंगी, और उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट लगेगा और जो प्रक्रिया होगी वो बैंक अलग अलग लोगों को सूचित करेगा। कुछ लोगों ने उस मॉरिटोरियम का विकल्प चुना था, कुछ लोगों ने नहीं चुना था। वहां तक ये माना जा रहा था कि अर्थव्यवस्था शायद अगले 3 महीने 6 महीने में बेहतर हो जाएगी और लोग कर्ज चुकाना शुरू करेंगे, लेकिन स्थितियां ज्यादा खराब हैं। तब सरकार को आरबीआई से कहना पड़ा कि बैंकों से बात की जाए कि वो एक मुश्त जो बकाया कर्ज है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करें, यानी उनका भुगतान एक बार फिर टाल दें। ये मॉरिटोरियम नहीं है, बट एक केस टू केस बेसिस पे होगा। ये बैंक समझेगा खाते को कि आपका खाता रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है कि नहीं, आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, आप कितने डिफॉल्ट हुए हैं, इसके आधार पर रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। इसके लिए केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उसने काफी विस्तृत सिफारिशें कल दी हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स को लेकर सिफारिशें भी हैं, और वो कैसे रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी इसका एक बेंचमार्क प्लान उन्होंने सजेस्ट किया है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं जो आपने पूछा कि इसमें कार लोन, पर्सनल लोन शामिल हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में, इस रेजोल्यूशन प्रोसेस में जो पर्सनल लोन है, जो स्ट्रेस्ड पर्सनल लोन है, या जिनका भुगतान नहीं किया जा पाया है, या जिनको चुकाने में आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है, वो इसमें शामिल हैं। जिन्होंने कर्ज ले रखा है, अगर उनको लगता है कि आने वाले समय में वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के तहत जा सकते हैं। उसके लिए कामत पैनल ने कुछ शर्तें तय की हैं, जैसे कि वो 30 दिन से ज्यादा का 1/5/2020 की सीमा तक 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति किसी और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए, जैसे कि उसने इससे पहले किसी से लोन लिया और उसको डिफॉल्ट किया हो, और उसके बाद फिर वो दूसरा लोन उसने अभी लिया हो और उसे वो रिस्ट्रक्चर कराना हो। ये दूसरी बड़ी शर्त है। इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं जिसमें कि बैंक और जो कर्ज लेने वाला है वो आपस में मिलकर इस बात को निर्धारित करेगा कि कितनी किस्तें टाली जाएंगी, उसके ऊपर क्या अतिरिक्त ब्याज की दर लगेगी,
जाएगी और किस तरीके से उस लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। लेकिन इसके लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क कामत कमेटी ने बना दिया है और ये बताया है कि ये रिजोल्यूशन जो इस फ्रेमवर्क के तहत है वो 31 दिसंबर तक ही उपलब्ध हो सकेगा। इसके 90 दिन के भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 31 दिसंबर 2020 के बाद। इसके बाद इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। अब लौटते हैं बैंकिंग और जो कामत कमेटी की रिपोर्ट है उस पर। तो कोविड के बाद बैंकों के सामने बहुत सारी दुविधा है और एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी ये जो पूरी घटना हो रही है ये किस ओर इशारा करती है? देखिए, बैंकों में कोविड और कोविड के दौरान और कोविड के दौरान कई सारी बैंकिंग क्षेत्र में कई सारी गतिविधियां हुई जिनको हम अलग अलग समय पर चर्चा करते रहे हैं। लेकिन इस समय बैंक और सरकार एक गहरी दुविधा में या गहरे असमंजस में है। तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली चीज तो ये कि सरकार ने और रिजर्व बैंक ने जो मॉरिटोरियम दिया था, यानी कर्ज की किश्तों के भुगतान से जो छूट दी थी 3 महीने से और उसके बाद बढ़ाकर उसे 3 महीने किया था, यानी 6 महीने किया था, वो समय सीमा समाप्त हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि मॉरिटोरियम की समय सीमा बढ़ाई जाएगी, पर वैसा नहीं हुआ क्योंकि बैंक इस स्थिति में थे ही नहीं को ये इससे ज्यादा बोझ बर्दाश्त कर सकें। पहली चीज। दूसरी चीज, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि मॉरिटोरियम के दौरान जो कर्ज का भुगतान टाला गया है उस पर ब्याज की वसूली रोक दी जाए, जिस पर रिजर्व बैंक ने आपत्ति की और कहा कि इससे तो बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, डिपॉजिटर्स को रिटर्न कैसे मिलेगा। सरकार ने भी उसमें रिजर्व बैंक की बात का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे आखिरी सुनवाई में यह कहा कि वो अगले बार जब तक इसका फैसला सुनाता है तब तक जो भी अभी अकाउंट है कोविड के दौरान उन्हें एनपीए नहीं घोषित किया जाएगा, उन्हें स्टैंडर्ड अकाउंट में रखा जाएगा। और तीसरी चीज वो कामत कमेटी की रिपोर्ट है जो लोन के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आई। सरकार ने लगभग ये मान लिया था कि मॉरिटोरियम देना या कर्ज के भुगतान को ब्लैंकेट एक तरफा टाल देना अब असंभव है क्योंकि इससे बैंक बहुत बुरी तरह टूट जाएंगे और उनकी बैलेंस शीट्स पे गहरा असर पड़ेगा। इसलिए सरकार ने एक रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाने की बात कही। उसमें बैंकों के हाथ में काफी इस बात का अधिकार आ जाता है कि वो तय करें कि किस ग्राहक को उसके क्रेडिट व्यवहार के हिसाब से, उसकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, उसकी रेटिंग के हिसाब से उसे रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन इसका एक बड़ा फ्रेमवर्क चाहिए था। उस बड़े फ्रेमवर्क को कामत कमेटी ने निर्धारित कर दिया है और ये बता दिया है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग करने का तरीका क्या होगा, इसमें कौन से खाते एनपीए में डाले जाएंगे, कौन से खाते एनपीए में नहीं डाले जाएंगे। और कामत कमेटी ने करीब 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर लोन की रिकास्ट या रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। मैंने सोची कितनी बड़ी बात है कि कामत कमेटी को दिखाई दे रहा है कि भारत में 26 सेक्टर्स में क्राइसिस है एक साथ, 1-2 सेक्टर्स में नहीं है। अभी तक हमें देखते थे कि अर्थव्यवस्था में 1-2 सेक्टर्स में क्राइसिस है, 26 सेक्टर में वो सारे के सारे उद्योग आ जाते हैं जहां से इकोनॉमी चलती है। इसमें पावर है, कंस्ट्रक्शन है, स्टील है, रोड है, रियल एस्टेट है, होलसेल ट्रेडिंग है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एफएमसीजी है, नॉन फेरस मेटल्स है, दवाएं हैं, लॉजिस्टिक्स है, जेम्स ज्वेलरी है, सीमेंट है, ऑटो कंपोनेंट्स है, होटल है, माइनिंग है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, ऑटो डीलरशिप, एविएशन, शुगर, पोर्ट, शिपिंग, बिल्डिंग मटेरियल और कारपोरेट रिटेल। यानी समग्र अर्थव्यवस्था में, पूरी अर्थव्यवस्था में जितने इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उन सब में लोन रिस्ट्रक्चरिंग की नौबत है। और कामत कमेटी ने इसको स्वीकार करते हुए आरबीआई से सिफारिश की है कि इन सब क्षेत्रों में जो भी जेन्युइन डिफॉल्टर्स हैं, डिफॉल्ट होने का जिनका रिस्क है, उनके लोन का भुगतान कुछ समय के लिए टाला जाए। इसके लिए बैंक और वो कर्ज लेने वाला आपस में बात करेगा। अंशुमान सर, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले सर आपने एक बात बताई कि अब बहुत सारी जो चीजें हैं वो बैंकों के ऊपर आ जाएगी, बैंक पे निर्भर करेगा कि वो किसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा देना चाहता है या किसे नहीं देना चाहता है। लेकिन एक कर्ज को लेके मान लीजिए हमारा ही कर्ज किसी के पास होगा तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो मेरे पास आ जाए। क्या बैंक भी इस तरीके की सोच रखता है या बैंक इससे कुछ अलग तरीके से सोचता है? नहीं, बैंक निर्धारित और निश्चित तौर पर बैंक के तय करेगा, क्योंकि अब ये एक तरफा मॉरिटोरियम या एक तरफा कर्ज के भुगतान को टालने की व्यवस्था तो है नहीं। पर कामत कमेटी ने इसकी कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं कि जिनके आधार पर बैंक ये फैसला करेंगे कि किसके कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए कि न की जाए, कितना उनकी उस कंपनी की कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले में उनकी कमाई के हिस्से के अनुपात में कर्ज कितना है, उन्होंने इससे पहले अपने कर्ज की सर्विसिंग कैसे की है, उनका करंट रेशियो क्या है सर्विसिंग का, पिछली बार वो कितने डिफॉल्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनकी जो नेटवर्थ है और उनकी जो लायबिलिटी है उसके बीच में क्या रिश्ता है। ऐसे 5-6 पैमाने तय किए हैं। अब बैंक यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, इस बात की कोशिश करेंगे कि कम से कम लोग रिस्ट्रक्चरिंग की सीमा में आए, जबकि सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि बैंक अधिक से अधिक लोगों को रिस्ट्रक्चरिंग दें। अब ये रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम जब लागू होगी तब हम समझ पाएंगे कि बैंकों ने कितने कर्ज लेने वाले लोगों को इस लायक माना कि उनके लोन रिस्ट्रक्चर किए जा सकते हैं और उन्हें कितनी रिस्ट्रक्चरिंग दी गई। 3 महीने के लिए उनका भुगतान टाला गया, 6 महीने के लिए टाला गया, 1 साल के लिए टाला गया, उसके ऊपर शर्तें क्या थी, उनको कितना पीनल इंटरेस्ट देना पड़ा, क्योंकि जब रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अब ये चीजें जटिलताओं में और अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच गई हैं, लेकिन बड़ा जो फ्रेमवर्क है वो बैंकों के पास है। बैंक स्वाभाविक रूप से जरूर चाहेंगे कि कम से कम लोग रिस्ट्रक्चरिंग करने आए, क्योंकि बैंक जो मॉरिटोरियम का विरोध कर रहे थे तो वो इससे सहमत नहीं होंगे कि उनके जितने लोन है वो सब रिस्ट्रक्चरिंग में चले जाएं। लेकिन अगर कामत कमेटी की रिपोर्ट में शामिल क्षेत्रों की सूची आप देखो, इसके अलावा जो आंकड़े कामत कमेटी की रिपोर्ट ने बैंकों के बकाया कर्ज के हमें उपलब्ध कराए हैं कोविड के बाद वाले, उन्हें देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कर्ज का संकट कितना गहरा है और कोविड के बाद वो कितना बड़ा होने की संभावना है, ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। इसलिए बैंकों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि उनका कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले से बकाये में था, जो नहीं आ पा रहा था, उसमें अब और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो बैंक किसको कितना रिस्ट्रक्चरिंग दे पाएंगे और इस रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट क्या होगी, ये समझना जरूरी है। अब बैंकों के ऊपर अभी आपने बताया कि पहले से बहुत ज्यादा बकाया है, अब और कर्ज बढ़ जाएगा, फिर बैंकों का होगा क्या? देखिए, बैंकों की काया बहुत कमजोर है शुरुआत से, और ये बात जब कामत कमेटी की रिपोर्ट बनी थी उससे पहले या जब मॉरिटोरियम देना शुरू किया गया था उसी समय से लगातार कही जा रही है कि भारत के बहुत सारे बैंक ये संकट कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि पहले से वो बड़े एनपीए के बोझ पर बैठे हैं। पहले आंकड़ा देखिए, कामत कमेटी की रिपोर्ट बताती है ऋतुराज की बैंकों का 72% क्रेडिट, पूरे बैंकिंग सेक्टर का जो 72% कर्ज है, 72% कर्ज है, उस पर कोविड का असर हुआ है। इसमें 70% कोविड से इंपैक्ट हुआ है, 45% जो प्री कोविड का था उसका हिस्सा है और 30% प्योरली कोविड के बाद आया है। और 38 ट्रिलियन रुपीस का, यानी 38 लाख करोड़ रुपए का बैंकिंग सेक्टर का डेट उन की सेक्टर्स में, उन बड़े सेक्टर में फंसा हुआ है जिनकी लिस्ट कामत कमेटी ने अपने सामने डाल रखी है, और ये सेक्टर भारत के बैंकिंग सिस्टम का 37% हिस्सा रखते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी राशि है, इसमें बैंक कितनी राशि का पुनर्गठन करेंगे, और जितनी राशि का पुनर्गठन करेंगे इसका मतलब यह है कि वो उसकी वसूली 6 महीने के लिए, साल भर के लिए टाल देंगे। कोविड में जाने से पहले 8-9 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बड़े पैमाने पर बैंकिंग सिस्टम में एनपीए में बैठे रखे हुए थे। बैंकों को यह बात कही जा रही थी कि वो जाएं और बैंक्रप्सी कोर्ट का या जो दिवालिया अदालत है उसमें जाकर बैंक वसूली करें। कंपनियों के साथ वहां मुकदमा चल रहा था, कई सारे मामले वहां सुलझाए भी गए जिसमें बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब यहाँ की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बैंकों की बैलेंस शीट्स और ज्यादा ब्लीड करेंगी और ज्यादा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। बैंकों को उसके लिए अपने खाते में पैसे रखने पड़ेंगे उन नुकसान को बचाने के लिए। तो मंदी जितना लंबा खींचेगी रिस्ट्रक्चरिंग का बोझ बैंकों पर उतना बढ़ता जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह, दूसरी चीज ये कि ये बात हम केवल सरकारी बैंकों के संदर्भ में कर रहे हैं। इसके बाद जब बैंक रिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे और उन्हें नुकसान होगा तो उन्हें पूंजी की जरूरत होगी। सरकार उन्हें कैपिटल कहां से देगी? फिस्कल डेफिसिट 100% हो गया है 4 ही महीने में, सरकार ने जितना सोचा था। तो उन्हें नई पूंजी की जरूरत होगी, तब वो इस कर्ज का नुकसान उठा सकेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद भी डिफॉल्ट कितने होंगे इसके बारे में हमें पता नहीं है।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि सरकारी बैंकों के बाहर भी बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका बड़े पैमाने पर कर्ज कोविड और कोविड से पहले फंस गया है, जैसे एनबीएफसीज हैं, जैसे कोऑपरेटिव हैं, जैसे छोटे बैंक हैं। उनके लिए और ज्यादा गहरी समस्या है। उनके पास जो उनके के बाहर से कर्ज लेने वाली कंपनियां हैं वो कंपनियां हैं जो कोविड में बुरी तरह टूट चुकी हैं। तो वो जब अभी इस 6 महीने में कर्ज नहीं दे पाई, अर्थव्यवस्था और ज्यादा गिरावट की तरफ जाने वाली अगले 6 महीने में, तो कैसे कर्ज देंगी। इसलिए बैंकों की जो पूरी बैलेंस शीट है उस पर करीब से निगाह रखनी चाहिए और समझना चाहिए, यदि आप बैंक को समझना चाहते हैं, कि वो कैसे इस अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करेंगे, जबकि उनके पास उनकी पीठ पर बकाया कर्ज का एक बड़ा बोझ पहले से लदा है। कोविड के बाद और बकाया कर्जों का एक नई गठरी उनके सर पर रख दी जाएगी। कुल मिला के घुमा फिरा के सब कुछ बैंकों पर एक बार फिर से आ गया है। बैंक में होता क्या है, हमारा और आपका पैसा, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बैंक सामान्य लोगों के लिए बैंक दो तरीके का काम करता है। लोगों की जमा संभालता है, लोगों को कर्ज देता है। बैंकों में जमा रखने वालों की संख्या कर्ज रखने वालों की संख्या से कई गुना ज्यादा होती है। 10-12% की जो बैंक पॉपुलेशन है वो कर्ज के लिए बैंकों का इस्तेमाल करती है, बाकी लोग जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर इसलिए नहीं क्योंकि सरकार ये चाहती है कि बैंक सस्ता कर्ज दे, ब्याज दर में कटौती करें। ब्याज दर में कटौती करने के लिए बैंकों को अपने डिपॉजिट दर में कटौती करनी पड़ती है। और ये हम लगातार देख रहे हैं पिछले 1 साल से कि भारत में जितने भी बैंक डिपॉजिट्स हैं, अलग अलग टेन्योर के, अलग अलग मियाद के, उन पर ब्याज दरें घट रही हैं। अब जबकि बैंकों का बड़ा कर्ज, बड़े पैमाने पर कर्ज फंसने जा रहा है, जो कि साफ दिख रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद वो कर्ज फंस जाएगा, मॉरेटोरियम में फंसा हुआ कर्ज वापस नहीं लौटेगा, तो उसका असर बैंकों की बैलेंस शीट पर, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर, उनके मुनाफे पर पड़ेगा। और उसका असर बैंक के डिपॉजिटर्स उठाएंगे, क्योंकि बैंक और डिपॉजिटर्स को जो रिटर्न दे रहे हैं उसमें और कमी आने का खतरा है। ब्याज दर जितनी कम होगी, बैंकों का बकाया कर जितना बढ़ता जाएगा, बैंकों की जमीन उतनी कमजोर होती जाएगी। और अगर सरकार बैंकों को फिनांस करने की कोशिश करेगी, या सरकार बैंकों को पैसा देने की कोशिश करेगी, तो सरकार टैक्स पेयर्स का या जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका पैसा उठाकर बैंकों में डालेगी, और फिर उसकी वापसी की चुकाने के लिए सरकार नए तरीके से टैक्स लगाने की कोशिश करेगी या सेवाओं की सर्विसेज बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो बैंकिंग सेक्टर की जो क्राइसिस इस समय हमें दिखाई दे रही है, कोविड के बाद दिखाई दे रही है, वो डिपॉजिटर्स और आम लोगों पर महंगी पड़ने वाली है। इस बात की आप संभावना देख सकते हैं कि अगले 6 महीने से साल भर में बैंक जमा में जो रिटर्न है उसमें और कमी होने का खतरा साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया अंशुमान सर इस बातचीत के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने बात की भारत के बैंक, लोन, कामत कमेटी की रिपोर्ट और उसमें जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात कही गई है उस पर। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या फिर कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा पता वही है radio@aajtak.com। शुक्रिया।